बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से पहले जो माहौल है वो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया आलमी ज़राए इब्लाग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन किस्म की गैर आइनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, गैर कानूनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक सलब कर लिए गए हैं। और ये शहबाज गवर्नमेंट से ये सिलसिला शुरू हुआ था, शहबाज हुकूमत से लेके अब जो काकड़ हुकूमत है वो भी उसी की एक्सटेंशन है शहबाज हुकूमत की, और वो भी जाती उमरा से ही हिदायत लेते हैं और जाती उमरा की ही ख्वाहिशात को पूरी कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आलमी ज़राए इब्लाग हैं वो न सिर्फ अंदरून मुल्क जो मौजूद हैं हमारे गैर मुल्की ज़राए इब्लाग वो, बल्कि अदरवाइज भी मगरबी ममालिक और अमरीका, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, यूरोपीय मीडिया, सारे का सारा खलीजी मीडिया, वो सारे का सारा इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर गैर इंसानी सलूक और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, आइन की पामालियां और प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन से पहले धांधलियां जो हो रही हैं, उस सारे को मामले को रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूं कि इसी बुनियाद पे ही पता चलता है जब इंसान को इख्तियार मिलता है, इक़्तिदार मिलता है, आला तरीन ओहदे पर पहुंचता है, तो उस वक्त पता चलता है कि उसके अंदर अपनी एबिलिटी कितनी है, उस पर्सनैलिटी के अंदर वो कितना सर्व कर सकता है कौम को, नेशन को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को, और किस तरीके से वो आइन का मुहाफिज हो सकता है, ये वो आइन शिकन होता है। ये सारी बातें तब पता चलती हैं जब इंसान को बड़ा ओहदा मिल जाता है। लेकिन अगर बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद आप बिल्कुल कोयले की कान की तरह हो जाएं कि बस गए और कोयले की कान में जैसे बाकी काले हैं वैसे आप भी काले हो गए, तो उसके बाद फिर पता चलता है। तो इसी तरह की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और न सिर्फ ये बल्कि जो उनके मुखालिफिन थे वो भी, पहले उनकी जो हामी थे वो भी अब कड़ी तनकीद कर रहे हैं उन साहब पर, और टिका के तनकीद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो मेरिट पे कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में जी, पिछले तकरीबन खासतौर पे 9 मई के बाद और उससे पहले भी 9 मई के बाद तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त एक अजाब नाजिल है और हज़ारों सियासी कैदी जो कि जेलों में गल सड़ रहे हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और माजूर बच्चों को माफ़ नहीं किया गया, और यहाँ तक के जो सियासी कैदी जेलों में हैं उनके बच्चे जो हैं वो वफात पा गए, उनके जनाजे में उनको हथकड़ियाँ लगाकर लाया गया। ये सारी मिसालें मौजूद हैं और मुसलसल पुलिस गर्दी और ये सारा सियासी इंतकाम का एक बहुत ही खौफनाक सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है। इसको आलमी ज़राए इब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस तक ये बात पहुंची हुई है। अमेरिका हो या बरतानिया हो, जर्मन हो या फ्रांस हो, सब के सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि, और फिर जो इलेक्शन से पहले धांधली का माहौल बनाया जा रहा है अब उसकी भी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है कि एक तरफ जो है वो एक जमात को बहुत ज़्यादा फेवर दी जा रही है, नून लीग को के लिए बहुत रिलीफ दिया जा रहा है। ये मेरे सामने बीबीसी की स्टोरी पड़ी है, नून लीग के लिए रिलीफ और पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले कैसे बने, ये इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। और मैंने आपको गार्डियन की रिपोर्ट भी पूरी की पूरी आपको दे दी थी, वो व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। उसमें गार्डियन ने किस तरीके से सारा मुतनब्बे किया है। अमेरिकन सेनेटर्स अपनी हुकूमत को, बाइडेन इंतजामिया को खत लिख रहे हैं कि वहाँ पे ख्याल करें पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हो रही है। और पाकिस्तान के इस वक्त अदालती निज़ाम का ये हाल है कि तोशाखाना केस आपके सामने है, अदालतें कुछ रिलीफ देती हैं, अदालतें रिहा करती हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ख़वातीन जो हैं वो आलिया हमजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, खदीजा शाह हों, सनम जावेद हों, उनको कई दफ़ा ज़मानत पर रिहा किया गया लेकिन फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो एक रिपोर्ट है हमारे पास वो है खदीजा शाह, उनकी तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, अब उनको नज़रबंद किया गया है और नज़रबंदी के दौरान ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई है, नया इल्ज़ाम उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का लगा दिया गया है। ये ऐसी सूरत में क्योंकि इनके खिलाफ पहले तो वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की कोशिश की गई, सिविलियंस को आर्मी अदालत में, फौजी अदालतों में ले जाने की कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया और वो चैप्टर क्लोज कर दिया। और फिर
ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के तो खैर 200 मुकदमात हैं, और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जेलों में मौजूद है, बंद है, और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात चलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से मीडिया का गला घोंट दिया गया है, और मीडिया बिल्कुल सेंसरशिप आयदा है, झूठे मुकदमात मीडिया पे भी दर्ज हो रहे हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है, यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, और उसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब इन सारी चीज़ों में, सारी सूरत हाल में होता क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स जो हैं, वो एक सबसे ज़्यादा नज़रें उन पर होती हैं, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे। लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, पिशावर हाई कोर्ट टेकअप कर रही है मामलात को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब फैसला दे चुके हैं, जस्टिस अमन रफत इम्तियाज दे चुकी हैं, जस्टिस जहांगीर, जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी साहब, ये सारे कर रहे हैं, अपनी अपनी तई अपना काम कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब गया, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मुकदमा गया, तो जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने क्या किया, वो मुकदमा खुद सुनने के बजाय आगे रेफर कर दिया, और इनका ख्याल था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में बेंच था, उसको रेफर कर दिया। उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी थी, जस्टिस नकवी भी थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, इस तरीके से 5 मेंबर्स बेंच था, उनको रेफर कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तो इनका ख्याल था कि ये जान छुड़वाई जाए, और अगर इनको आपस में लड़वाया जाए, तो वो जज थे, और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से 2 दिन के अंदर अंदर फैसला दिया, और सुना दिया, दबंग तरीके से फैसला सुनाया, और उसको गैरानी करार दे दिया। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की भी दरखास्तें मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी मौजूद हैं, उधर परवेज इलाही साहब की मौजूद हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल से खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो खत और उसके साथ कुछ सबूत लगाए, पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पे सबूत लगाए, 77 पेजेस थे, और वो एक खत, और खत उन्होंने मीडिया को भी दिया कि मैंने ये खत लिख दिया, और वो सारा रिपोर्ट भी हुआ। उस खत में कुछ नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मांगा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइजा साहब से ये कहा गया था, इस्तदा की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी कि ये कुछ हो रहा है मुल्क में, और बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, गैर इंसानी इकदाम हो रहे हैं, गैर आइनी इकदाम हो रहे हैं, जो नेशनल जो इस वक्त मरकजी हुकूमत निगरान और चारों सूबाई निगरान हुकूमतें, वो अपने आइनी हदूद से तजावुज कर चुकी हैं। तो इस तरीके से जेलों में लोग गल सड़ रहे हैं, जमानतों के बावजूद लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सियासी कारकुनान हैं, उनको नहीं किया जा रहा, और हजारों की तादाद में है। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई कि आप इन चीज़ों का नोटिस लें, और आप हकूक, आप आइनी जो हकूक हैं उनके मुहाफिज हैं। लेकिन हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब ने उसका जवाब दिया एक खत, एक प्रेस रिलीज के जरिए, और उसमें लिखता ये भी, और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके जरिए ये जवाब दिया गया, डॉक्टर मुश्ताक साहब के जरिए से, और उसमें लिखा कि 1 दिसंबर को 7 सफ़हात की दरखास्त बमाए 77 सफ़हात मौसूल हुई। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेस रिलीज है, और दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ता की तफसीलात नहीं दी गई, और लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंचोता ने कोरियर की थी। तो इसके अलावा और क्या है, दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, तो सियासी जमात का हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना। क्या सियासी जमात भारत की सियासी जमात है, जबकि भारत के जो कुलभूषण पकड़े हैं उनका भी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चल रहा है, क्या उनका नहीं है? अफगानी शहरी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जिन अफगान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, वो पहुंचे हुए हैं। तो क्या इस बुनियाद पर कि वो अफगानी है, गैर मुल्की हैं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी? तो ये कहा गया कि जी लिफाफे दस्तावेजात बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, नहीं, यहाँ बज़ाहिर नहीं है, वाक़तन सियासी जमात के सरबराह हैं इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर, उन्होंने भेजी, अपने नाम से भेजी, अपने दस्तखत करके भेजी। इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं, यानी कि टॉन्ट ज़्यादा किया जा रहा है, और बजाय इसके कि आप एक के पास एक मुकदमा आया है, आप उसको टेकअप करें, रिजेक्ट करें या मुस्तरद करें, उसको टॉन्ट किया जा रहा है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए, तो भाई उसमें क्या है,
اور اس جماعت یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ دوسرے سیاسی جماعت کے سربراہ کو وہ جواب دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا فوجی عدالتوں اور انتخابات کیس کو تکمیل تک لے گئے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ سربمہر لفافہ موصول ہونے سے پہلے ہی دستاویزات میڈیا کو جاری کیا گیا۔ تو یہ تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جب جج تھے، جب ان کے خلاف مقدمہ بنا، جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا، تو یہ تو جسٹس صاحب خود اور ان کی اہلیہ بے شمار اس طرح سے خطوط لکھتے تھے، اور چیف جسٹس بننے سے پہلے تک وہ بعد میں خطوط لکھتے تھے اور متعلقہ اتھارٹی کو بعد میں پہنچتے تھے، میڈیا کو پہلے پہنچ جاتے تھے اور میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ روایت تو پہلے سے موجود ہے، اپنے جج صاحب کی اپنی مرضی ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ سربمہر لفافہ، وہ بھی سربمہر لفافہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا تھا۔ یہ تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی اور سابق وزیر اعظم سربراہ نے لکھا اور بتایا میڈیا کو کہ جناب نے یہ بھیج دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا ادراک ہے، اور ظاہر ہے جی وہ اسی کی طرف ہی توجہ دلائی جانی تھی۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کسی کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، نہ کسی کی حمایت کریں گے۔ تو نہ ہی ان سے حمایت مانگی گئی، نہ ہی ان پہ دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ اگر ایک اپلیکیشن دی گئی ہے تو وہ تو اس لیے دی گئی ہے جناب کہ آپ کی توجہ دلائی گئی ہے، باقاعدہ درخواست بھیجی گئی ہے 184(3) کے تحت بھیجی گئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں جنہوں نے جواب دیا ہے، یہ پوری کی پوری رکھتے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور چیف جسٹس صاحب پھر آگے 3 رکنی جو کمیٹی بنی ہے آئین کے تحت، 2 آگے سینئر موسٹ ججز ہیں، جسٹس سردار طارق ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کے سامنے رکھتے تو نہیں، وہ نہیں کیا گیا۔ تو دباؤ میں چیف جسٹس قاضی فائز اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے شہید اشرف شریف کی والدہ نے بھی ایک خط لکھا ہوا ہے، وہ بھی استدعا کی ہوئی ہے کہ جناب ان کا کیس سن لیا جائے، وہ بھی اپیل کی ہوئی ہے۔ وہ بھی 4 مہینے سے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب جانے سے 2 مہینے پہلے انہوں نے اس کیس کو دوبارہ ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں کیا۔ اب آگے تقریباً 3 مہینہ ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو، وہ بھی نہیں ٹیک اپ کر رہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں تو ایک استدعا کی گئی اور اس استدعا کا مطلب غلط نکالا گیا، اور اس کو بجائے اس کے کہ ان کو ایڈریس کیا جاتا آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے، ایڈریس کرنے کے بجائے ان کے سیکرٹری نے جواب دیا ہے، اور یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ اور ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ تو بھائی یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کا یہ کوئی سیکرٹری کو خط تو نہیں لکھا گیا تھا، یہ تو ایک باقاعدہ طور پہ استدعا کی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی جواب دیتے اور ان کو اوپن کورٹ میں لے کے جاتے، کوئی ان کو ریجیکٹ کر دیتے۔ اور لیکن یہ جو ہے پریس ریلیز کے مطابق دستاویزات بظاہر وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری باتیں، یہ 184(3) کے تحت شہریوں کے۔ اب اس میں آپ کو میرٹ پہ بات کرتے ہیں جی۔ چیف جسٹس عمران خان صاحب نے 30 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے خط لکھا تھا، اور خط میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو سیاسی انتقام اور جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن مہم کی اجازت دیں، اور پیمرا کو حکم دیا جائے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم کی بھی میڈیا کوریج کی اجازت دی جائے۔ اور سیکرٹری برائے چیف جسٹس نے لکھا کہ یہ دستاویزات، تو یہ جو عمران خان صاحب نے کہا یہ پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے، یہ میں نے آپ کو بی بی سی کی رپورٹ بتا دی، وائس آف جرمنی بھی کر رہا ہے، اور گارڈین بتا چکا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور دوسری سیاسی جماعت اور لاڈلے کو، نون لیگ کو آگے لانے کے کیا جا رہا ہے۔ حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے، ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس میں اگر چیف جسٹس صاحب اتنی بھی ہمت نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہیں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ خطوط بہت لکھتے ہوتے تھے جب تھے، اور خطوط بھی لکھتے تھے، اور انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف بھی، چیف جسٹس اپنے چیف جسٹس کو بھی چیلنج کرتے تھے، اپنے آنریبل ججز کو بھی کرتے تھے، اور یہی کام جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔
वो भी मांग रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि भाई पहले मेरा केस लगाएं बाहर और सुप्रीम कोर्ट को भेजें और सुप्रीम कोर्ट सुने मेरा, और क्यों आप इस केस को सुन रहे हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्यों बजिद है कि हमने ये फैसला करना ही करना है। तो ये सारे के सारे मामले ऐसे हैं कि जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान को, और मेरा ख्याल है कि जो हुआ ये दुरुस्त नहीं है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब को ज़रा तगड़ा होना चाहिए और ओपन कोर्ट में तगड़ा करें, क्योंकि बाकी जो ऑनरेबल जजेस ने जो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया वो कोई खुदा ना खास्ता वो कोई अगवा नहीं हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आप भी इसी तरीके से दबंग तरीके से आए, कौम आपके साथ है, वकला आपके साथ हैं, वकला ने आपके लिए जंग लड़ी हुई है, और वही इस वक्त आपको इस्तदा कर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है, आपसे मैंने कहा शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।